जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन का सेट मैं लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है या फिर आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ऐसे ही क्लासेस डेली सुबह 7 बजे अपलोड होती है वैकेंसी पॉइंट चैनल पर, तो ये क्लासेस डेली देखें। जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लासेस होती है ये, जो कि आपने बहुत सारे जीके जीएस पढ़े होंगे, लेकिन इस तरह के जीके जीएस के क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पुटअप कर लिए जाएंगे, पूछ लिए जाएंगे, और इसकी हर क्वेश्चन की विस्तृत व्याख्या के साथ। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, इसमें शासकों के नाम दिए हुए हैं। तो जो कांची के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है, जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, जो कि पहले से ही पता चल चुका है कि कांची में प्रसिद्ध है, मतलब स्थित है। तो 4 ऑप्शन है: महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, अमोघ वर्ष, या फिर राजेंद्र द्वितीय। इसका जो सही ऑप्शन होगा 26 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका। देखिए, जो ये मंदिर बनाया गया था, ये बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नरसिंह वर्मन द्वितीय का। और इनका जो कार्यकाल था ये था 704 ईस्वी से लेकर 728 ईस्वी तक। लगभग 24 वर्ष की के शासनकाल में इन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो कैलाशनाथ मंदिर है, इसको राज सिद्धेश्वर मंदिर भी, राज सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक, कहा जाता है। और इसके साथ साथ बता दें कि इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य, यानी कि जो दक्कन एरियाज हैं वहाँ के स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। और कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव शासकों व रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। और ये मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, ये बात तो सभी को पता होगी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा नरसिंह वर्मन द्वितीय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और ये क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने सिखों के धार्मिक किताब गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप दिया और निश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की अस्थायी गुरु होगी। तो ये किसने किया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन है: गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु नानक देव। इसका जो सही ऑप्शन होगा, ये चारों में से कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 27 में जो सही ऑप्शन होगा, देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप दिया और निश्चित किया कि ये पुस्तक जो होगी सिखों की अस्थायी गुरु होगी। तो इसका जो काम किया था, ये किया था गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह का ही ये योगदान था जिन्होंने इस पुस्तक को वर्तमान रूप दिया था। ठीक है, 27। देखिए, जो ये थे गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें गुरु थे सिखों के। ठीक है, 10वें गुरु, अगर 10वां गुरु पूछ ले तो ये सही ऑप्शन होगा, जिनका 1675 ईस्वी से लेकर 1708 तक लगभग 33 साल। ठीक है, और इन्होंने ही सिखों के धार्मिक ग्रंथ, इनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, और इसके बाद बता दें कि सुनिश्चित किया कि यह पुस्तक सिखों की अस्थायी गुरु होगी। और गुरु गोविंद सिंह ने ही स्वयं को सच्चा पातशाह कहा और सिखों के लिए 5 ककार यानी अक्षर अनिवार्य किए। 1699 ईस्वी में वैसाखी में के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। ठीक है, खालसा पंथ की जो स्थापना की थी वो किसने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ कब किया था, 1699 में। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह की जो हत्या है ये 1708 ईस्वी में कर दी गई थी। नांदेड़ नामक स्थान पर गुल खां नामक पठान ने की थी। ठीक है, गुल खां ने क्या कर दिया, इनकी हत्या कर दी थी गुरु गोविंद सिंह के। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। साइमन कमीशन, इसके बारे में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइमन कमीशन 1927, ये गठन तो 1927 में हुआ था, लेकिन भारत में जब ये आया तो 1928 में आया था। ठीक है, ये 2 डेट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछ लिया जाता है। साइमन कमीशन का गठन और साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 1928 में आया था, और इसका गठन हो गया था 1927 में ही। ठीक है, में किसी भारतीय को शामिल न किए जाने का सुझाव किसने दिया था। अच्छा, इस जो भारत में इसका विरोध हुआ था, देखिए, क्योंकि साइमन कमीशन जो था ये जॉर्ज साइमन के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी थी। ठीक है, तो इसमें ये जो कमेटी बनाई गई थी, ये संविधान में सुधार करने के लिए, भारत के संविधान में सुधार करने के लिए बनाई गई थी। खासकर ये हो गया कि इसमें भारतीय एक भी शामिल नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया। लाला लाजपत राय इसी विरोध के चलते 1928 में लाठी चार्ज में उनको गंभीर रूप से चोटिल हो गए थे, और उसके बाद उसी के चलते उनकी अंत में शहीद हो गए। ठीक है, तो साइमन कमीशन 1927 में किसी भी भारतीय को शामिल न किए जाने का सुझाव किसने दिया था। इन चारों में से किसी एक ने दिया है, लॉर्ड इरविन ने, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका जो सही ऑप्शन होगा 28 का सही ऑप्शन होगा ये आपका लॉर्ड इरविन। ठीक है,
उसके बाद एक समझौता भी था जो लॉर्ड इरविन के नाम से जाना जाता है, वो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में हुआ था, ठीक है। 28 में देखिए, किसी भी भारतीय को शामिल न किए जाने का सुझाव इसी ने दिया था, और इसका जो कार्यकाल था यहाँ इंडिया में ये 1926 से लेकर 1931 से तक था, ठीक है। इसे वाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, भी कहते हैं, ठीक है। इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं क्योंकि इस कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश से थे, ठीक है, इसीलिए गोरा आदमी मतलब वाइट मैन कह सकते हैं इसको, वाइट मैन कमीशन, किसको, साइमन कमीशन को, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि देखिए इस साइमन कमीशन के सभी सदस्य ब्रिटिश से थे, और 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का भारत में आगमन हुआ। इस आयोग का प्रमुख कार्य भारत सरकार अधिनियम 1919, ठीक है, जो 1919 अधिनियम था, 1919 अधिनियम के व्यवहारिक सफलता की जांच करना था। भारत में इस कमीशन का तीव्र विरोध हुआ और 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करते समय पुलिस की लाठीचार्ज से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा लॉर्ड इरविन हो जाएगा, ठीक। ईंधन, खनिज, कोयला तथा पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, या फिर ये सभी? क्या क्या? ईंधन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ठीक। 29 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका अवसादी। देखिए ईंधन और खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं? अवसादी चट्टानों में, ठीक है। इन चट्टानों का जो निर्माण होता है वो काल, दबाव या रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है, और अवसादी चट्टानें जो होती हैं परतदार होती हैं। इनमें वनस्पति और जीव जंतुओं के जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है, परतदार होती है और इसमें, तो इसका खासकर जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा अवसादी। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली सुबह 7 बजे अपलोड करता हूँ। आज आपका 19वां प्रैक्टिस सेट है, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रहें, तो ये डेली क्लासेस होती रहेंगी। और सुबह 8 बजे आपकी हिंदी क्लास भी होती है, जिसमें मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न लेकर आता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किन अक्षांशों के बीच होती है? दोस्तों आपको बता दें, जो उष्ण कटिबंधीय वन होते हैं ये आपके बायोम कहलाते हैं। सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाले वन को उष्ण कटिबंधीय वन कहते हैं। अगर उष्ण कटिबंधीय या फिर बायोम की बात करते हैं तो पहले नंबर पे है आपका दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका, दूसरे नंबर पे भारत है। टोटल 33 या 36 हैं, टोटल 36 हैं जैव विविधता वाले क्षेत्र, ठीक है, जिसमें से 11 भारत में ही उपस्थित हैं, ठीक। तो इसलिए भारत द्वितीय स्थान पर है और फर्स्ट पे है आपका साउथ अफ्रीका जैविक बायोम के मामले में, मतलब जैविक जैव विविधता। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति किन अक्षांशों के बीच होती है? 50 डिग्री उत्तरी से 45 डिग्री दक्षिणी, 20 उत्तरी से 20 दक्षिणी, 30 उत्तरी से 30 दक्षिणी, या फिर 30 से 60? इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति, जो 30 का सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका दोस्तों 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी, ठीक है। उसके बाद इसमें देखते हैं कि देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति जो होती है वो 30 डिग्री उत्तरी से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच होती है, और इन चक्रवातों के कारण अत्यंत शक्तिशाली हवाएं और मूसलाधार बारिश होती है। इन चक्रवातों में हवा केंद्र की ओर आती है और ऊपर उठकर ठंडी हो जाती है और वर्षा कराती है। और इन चक्रवातों में क्या होता है, वायु चलने की दिशा उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में प्रमुख उदाहरण हरिकेन, टाइफून, टॉर्नेडो, ट्रॉपिकल डिप्रेशन आदि हैं, ठीक है। इन जो चक्रवातों की बात करें ये सारी क्या हैं? चक्रवात हैं। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं ये यही सब होते हैं, तो यही सब आते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में काली कपास मृदा के निर्माण में सहायक शैल है। भारत में काली कपास मृदा के निर्माण में कौन सी शैल सहायक होती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, बेसाल्ट, या फिर ग्रेनाइट। इसका 31 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका बेसाल्ट, ठीक है। भारत में काली कपासी मिट्टी के निर्माण में बेसाल्ट चट्टानें या शैल सहायक होती हैं, ठीक है। इन शैलों का निर्माण मैग्मा या लावा के जमने से होता है। किससे? मैग्मा आप जानते हैं, जो लावा होता है, लावा मतलब ज्वालामुखी का जो लावा निकलता है उसके जम जाने से ये चीज़ होता है, ठीक है। इसके कारण यह कण विहीन या गैर रवेदार रूप में पाई जाती है। इन शैवालों में लोहा व मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट शैलों के जमने से होता है। इस मिट्टी में नमी धारण की क्षमता जो होती है वो अधिक होती है। इस कारण यह मृदा शुष्क कृषि के अनुकूल होती है।
भारत में मुख्यतः महाराष्ट्र, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, इन सभी राज्यों में इस मिट्टी का विस्तार है। ठीक है। फ्लोरिडा जल संधि जोड़ती है, फ्लोरिडा जल संधि जो है वो किसे जोड़ती है? बैफिन की खाड़ी एवं लेब्राडोर सागर को, मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को, आर्कटिक महासागर एवं बेरिंग सागर को, मैक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर को। कौन सी है फ्लोरिडा जल संधि जो है वो किसे जोड़ती है? तो इन चारों में तो जो सही ऑप्शन होगा 32 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी। मैक्सिको की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपका एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक, एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कम पढ़े होते हैं। ठीक है दोस्तों, बता दें कि ये जो जल संधि है ये यूएसए और क्यूबा के मध्य स्थित है। ठीक है, यूएसए और क्यूबा के मध्य। ठीक, कौन? मैक्सिको खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जो जोड़ती है फ्लोरिडा जल संधि। 33 देखेंगे। 33 में आपके कॉन्स्टिट्यूशन संबंधित क्वेश्चन आ गए हैं। इसमें क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की निम्न विशेषताओं में कौन सी विशेषता यूएसए से ली गई है? यूएसए से ली जाने वाली कौन सी ऐसी विशेषता है जो कि ली गई है? विधि का शासन, मौलिक अधिकार, कठोर संविधान या फिर राज्य निर्देशक के तत्व। दोस्तों ये चारों ऑप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। जो 33 का सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साफ साफ मूल अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार ये यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति भी आपका यूएसए से लिया गया था। ठीक है, राष्ट्रपति, इस पर जो महाभियोग चलाया जाएगा वो भी राष्ट्रपति, और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं उनकी भी नियुक्ति और उन पर भी महाभियोग, तो इन तमाम चीज़ें अमेरिका से ली गई थी यूएसए के संविधान से। अगर बात करें तो राज्य के निर्देशक सबको पता है कि आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, 33 में यूएसए से लिया गया था। इसका जो भाग 3 है और इसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं, किसको? मूल अधिकार को, और इसके अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है। ठीक है, और टोटल जो मूल अधिकारों की संख्या है वो 6 है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तारांकित प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री किस रूप में देता है? तारांकित प्रश्नों का उत्तर संबंधित मंत्री किस रूप में देता है? मौखिक, लिखित, लिखित और मौखिक उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर कोई भी उसके पास प्रश्न जाता है तो वो उसको किस रूप में देता है? उत्तर संबंधित मंत्री, जो मतलब उसका मंत्री हो गया फिर जैसे उसे उत्तर देना है। तो 34 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए तारांकित प्रश्नों का जो उत्तर होता है ये तो फिलहाल मंत्री जो होता है वो मौखिक रूप से ही देता है। ठीक है, मगर अगर इसमें देखें जिन प्रश्नों का उत्तर संसद सदस्य सदन में तुरंत चाहता है, ठीक है, जो अगर देखिए अगर किसी ने क्वेश्चन किया, अगर जो संसद का जो सदस्य है अगर वो तुरंत चाहता है तो उन्हें तारांकित प्रश्न कहा जाता है। इन प्रश्नों पर तारा यानी स्टार लगाकर अन्य प्रश्नों से इसका भेद किया जाता है। ठीक है, बस यही फ़र्क होता है तारांकित प्रश्नों में, मतलब इम्पोर्टेंट प्रश्न मान लिया जाता है। ठीक, भारत के प्रधानमंत्री का पद किस पर आधारित है? परंपरा पर आधारित है, संसद द्वारा सृजित है, संविधान द्वारा सृजित है या फिर राष्ट्रपति द्वारा सृजित है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे क्वेश्चन कर नहीं पाते हैं। देखिए भारत के प्रधानमंत्री का जो पद है ये वैसे तो संविधान पर सृजित है। ठीक है, संविधान द्वारा। 35 का जो देखिए भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा सृजित है। भारतीय संविधान की अगर आपने अनुच्छेद 15 का 1 पढ़ा होगा, ठीक है, आर्टिकल 75 का 1, तो इसमें लिखा है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वह लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है और ये जो होता है राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है और राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच भी संवाद की मुख्य कड़ी है। कौन? प्रधानमंत्री। ठीक है, वैसे प्रधानमंत्री कौन बनता है? प्रधानमंत्री वो बनता है कि जिस दल ने बहुमत प्राप्त किया हो। ठीक है, उसमें एक नेता ऐसा होता है जिसे प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, लोकसभा का चुनाव होता है। ठीक है, उसी के आधार पर ये बनते हैं। उस स्थिति क्या कहते हैं? जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की की स्थिति आ जाए। देखिए उस स्थिति को क्या कहते हैं? जब ऋण पर ब्याज भुगतान के लिए भी ऋण लेने की आवश्यकता, जैसे मान लीजिए किसी ने 100 रुपये पैसा लिए, उसका देने के लिए 150 रुपये हो गए। अब 150 रुपये उसे देने के लिए फिर 150 रुपये लेने पड़ गए, तो 150 उसने दे दिया लेकिन फिर 150 रुपये कर्ज में डूब गया। तो इस स्थिति को क्या कहेंगे? 36
36 को कहेंगे ये ऋण जाल। ठीक है, ये स्थिति तब उत्पन्न होती है जब व्यक्ति ऋण का ब्याज देने में असमर्थ हो जाता है। ठीक है, ऋण जाल। या तो फिर ऐसा भी होता है, जैसे मान लो आपने 1 लाख रुपए लिया, ठीक, 1 लाख में 10,000 ब्याज आ गया। अब ये ब्याज देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, आपने 10,000 रुपये लेकर ब्याज भर दिया, आपका मूलधन अभी भी बचा हुआ है, तो ये स्थिति भी ऋण जाल कहलाती है। ठीक है, 37 देखेंगे। 37 में निम्नलिखित में से किसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता है। बैंक दर, CRR, PLR, SLR। 37 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, PLR। ये जो है ये RBI द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो है इसका मतलब होता है प्राइम लैंडिंग रेट। ठीक है, और ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता, ये संबंधित बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है। किसी बैंक के लिए प्राइम लैंडिंग रेट जो होता है वह ब्याज दर है। ठीक है, जिस पर बैंक उस ग्राहक को जिसके संबंध में जोखिम शून्य है को ऋण देने के लिए तैयार होता है, और ये मुख्यतः आधार दर के रूप में कार्य करती है, जिसको आधार में रखकर अन्य उद्यमियों के संबंध में बैंक अपनी ब्याज दर निर्धारित करती है। ये पर्सनल बैंक, कोई भी बैंक हो, मान लीजिए आपने देना बैंक या फिर IDBI बैंक या फिर आपने HDFC बैंक, इन किसी भी बैंक में जाकर अगर आपने ब्याज लेने की कोशिश की तो ये बैंकें जो होती हैं अपना दर खुद निर्धारित करेंगी कि भैया हम 10% प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर आपको लोन देंगे, तो इसके लिए वो स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो इसके लिए जब वो स्वतंत्र हैं तो वही ये दर है PLR। ठीक है, प्राइम लैंडिंग रेट। चलिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है? जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है इसका स्राव कहाँ से होता है? तो 38 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर B, अंडाशय। देखिए, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का जो स्राव होता है तो अंडाशय में होता है, ये आप जान चुके हैं। ये हार्मोन जो होता है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन से सहयोग, यानी जो ब्रेस्ट ग्रोथ होता है महिलाओं में होता है, खासकर करने में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त ये महिलाओं में माहवारी को लाने और उसे नियमित रखने में भी सहायता करता है, और इस हार्मोन की कमी से महिलाओं में मिसकैरेज या इनफर्टिलिटी या अनियमित माहवारी और वजन बढ़ने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, किसकी वजह से? अगर प्रोजेस्टेरॉन की कमी है या इस हार्मोन की कमी है तो। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में वस्तुएं ठंडी रहती हैं, ऐसा होने का प्रमुख कारण क्या है? जो फ्रिज होता है उसमें वस्तुएं अगर आप रख देंगे तो ठंडी रहेंगी, क्यों? फ्रीजर में जमी बर्फ, संपीड़ित गैस का प्रसार, वाष्पशील द्रव का वाष्पन, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका बहुत सीधा सिंपल सा जवाब है इसमें, जो संपीड़ित गैस का प्रसार होता है, क्योंकि उसमें जो गैसें फैले रहती हैं ना बहुत ही ठंडी होती हैं, उन ठंडी गैसों की वजह से ही ये स्थिति बन जाती है। इसका प्रमुख कारण संपीड़ित गैस का प्रसार है। और फ्रिज में प्रशीतलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, फ्रीऑन और सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस वजह से उसमें रखी वस्तुएं ठंडी रहती हैं। निम्नलिखित में से कौन फिटकरी है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम एल्यूमिनियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है। पोटेशियम एल्यूमिनियम, देखिए 40 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। अगर आपको फिटकरी का फॉर्मूला जानना है तो फिटकरी फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए K2SO4 ये आपका हो गया पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, फिर उसके बाद Al2SO4 का होल थ्राइज, ये जो 2 है ये इसका संयोजकता, ये जो 3 है ये इसका संयोजकता है। उसके बाद 24H2O। ठीक है, तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। धातुओं में टांका लगाने में प्रयुक्त सोल्डर टांका मिश्रण है, इसका जो सही ऑप्शन होगा 41 का सही ऑप्शन हो जाएगा टिन और शीशे का। ठीक है, देखिए धातुओं में जो टांका लगाने में प्रयुक्त सोल्डर होता है वो मिश्रण किसका होता है? टिन और शीशे का। ठीक है, 41। इसमें बता दें कि सोल्डर में टिन की जो मात्रा होती है 67% और शीशे की मात्रा होती है 33%। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। 42 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। रेनिन एंजाइम किस प्रकार क्रिया करता है? जो रेनिन एंजाइम होता है ये प्रोटीन है या वसा है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर खनिज लवण है? तो 42 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए रेनिन एंजाइम तो एक प्रकार का प्रोटीन है, ये आप सभी जानते होंगे। ठीक है, और ये प्रोटीन पर क्रिया करता है, और इस एंजाइम का जो स्रावण होता है अमाशय से निकलने वाले जठर रस से होता है, और ये एंजाइम दूध की घुली हुई प्रोटीन कैसिनोजन को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देता है। ठीक, देखिए
ये जो होता है देखिए, दूध की जो घुली हुई प्रोटीन होती है, मतलब दूध में जो प्रोटीन होती है जिसको कैसिनोजन कहा जाता है, ये जो होती है इसको ठोस में बदल देती है, ठोस प्रोटीन में। किस में? कैल्शियम पैरा कैसिनेट। जो दूध होता है इसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट एक प्रोटीन होता है, उसमें ये बदल देती है, जो कि ठोस होता है वो, ठीक है। और इसका जो सहयोग देखिए, रेनिन एंजाइम जो होता है वो एक प्रोटीन की तरह काम करता है। मेनिंजाइटिस रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मेनिंजाइटिस बहुत प्रचलित बीमारी है, तो ये जो रोग होता है ये शरीर में इसका कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? तो डी ऑप्शन इसका सही होगा, रीढ़ की हड्डी एवं मस्तिष्क, ठीक है। दिमाग पर इसका ज़्यादा असर पड़ता है, रीढ़ की हड्डी पर। देखिए मेनिंजाइटिस जो होता है ना, ये शरीर की रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क इससे प्रभावित हो जाते हैं। इस रोग को तानिका शोध या मस्तिष्कावरण शोध भी कहते हैं। इस रोग के कारण मस्तिष्क और मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली सुरक्षात्मक झिल्लियों में सूजन आ जाता है, और ये सूजन वायरस, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों से संक्रमण के कारण होती है। इस रोग के प्रमुख लक्षण जो है सिर दर्द, गर्दन के जकड़न, और साथ इसके देखा जाए तो बुखार भी बहुत तेज़ हो जाता है और भ्रम पैदा होता रहता है। प्रकाश को सहने की जो इसमें असमर्थता होता है जिसको फोटोफोबिया कहते हैं, और ऊंची ध्वनि को सहन करने में असमर्थता, ये आपका फोनोफोबिया है। और जो आप प्रकाश सहन नहीं कर पाते वो फोटोफोबिया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मेनिंजाइटिस की रोग के में होता है, जिसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर के भौतिक उपकरण में किसे शामिल किया जाता है? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर के भौतिक उपकरण में किसे शामिल किया जाता है? तो जो भौतिक उपकरण है, सिस्टम यूनिट को, यूनिट आउटपुट को, इनपुट आउटपुट, द्वितीयक मेमोरी को, या फिर उपरोक्त सभी को। जो माइक्रो कंप्यूटर उसके हार्डवेयर में, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 44 का जो सही ऑप्शन होगा। ये सारे के सारे देखिए, सिस्टम यूनिट को भी, इनपुट आउट को भी, द्वितीयक मेमोरी को भी, तो ये सभी हो जाएंगे आपके बिल्कुल सही। माइक्रो जो कंप्यूटर होता है कि भौतिक उपकरण में इन सभी को शामिल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा है विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? बहुत आसान क्वेश्चन आ गया। तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देना है कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये तो इंडिया की थी पहली, लेकिन अगर विश्व की बात की जाए, यहाँ पर देखो विश्व की प्रथम महिला, तो अगर इस बारे में देखा जाए तो 45 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपकी अर्जेंटीना की मारिया इसाबेल पैरो, ठीक है। ये है मारिया इसाबेल पैरो, जो कि कब बनी थी? ये बनी थी 1974, ठीक है। इनके हस्बैंड पहले वो थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वर्ष 1974 में 1976 तक कौन बन गया? अर्जेंटीना के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था इन्होंने। और इनका जब जन्म हुआ था, अगर जन्म की बात करें तो 4 फ़रवरी 1931 में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। चलिए, किस राज्य में पत्रकारों के लिए पत्रकार कल्याण कोष की स्थापना की गई है? 46 का सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। यहाँ पर पत्रकारों के लिए बहुत बड़ी सुविधाएं शुरू कर दी गई हैं कल्याण कोष की, और इसके अंतर्गत कोविड में जान गंवाने वाले पत्रकारों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही इस योजना के तहत पत्रकारों को कोविड रोग के इलाज के लिए 2 लाख की राशि भी दी जाएगी, ठीक है। 2 लाख रुपए की राशि, छत्तीसगढ़ की ये योजना है। 13 ताली नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? 13 ताली 47 का सही ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के प्रसिद्ध लोक नृत्य है, और इस नृत्य को कामड़ जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। कामड़ जनजाति होती है। इस नृत्य में स्त्रियां शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर नृत्य करती हैं, और पुरुष जो होते हैं और रामदेव और हिगलास के भजन गाते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसे बैठकर किया जाता है। इस नृत्य में चौतारा, ढोलक, ये सभी वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। और अगर बात करें अभी फ़िलहाल वर्तमान में, मांगी बाई नारायणी और मोहिनी इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं, ठीक है। 78वां गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार वितरण समारोह में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का पुरस्कार जो है वो किस फिल्म को दिया गया, जो कि ड्रामा के लिए दिया जाता है? द फायर, नोमैडलैंड, मांक, या फिर हैमिल्टन।
इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन चारों की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 48 का बी, नोमैडलैंड। इसको मैंने पहले भी आपको बता दिया था। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? बहुत आसान क्वेश्चन। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कटक। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में स्थित है। इस संस्थान की स्थापना जो है 1966 में की गई थी। ठीक है, 1966 ईस्वी में की गई थी और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आयकर द्वारा की गई थी। इस संस्थान में लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में ये विस्तृत है और ये संस्थान जो है फसल सुधार व संसाधन प्रबंध के क्षेत्र में बुनियादी प्रायोगिक और अनुकूलित शोध कार्य करना है। ठीक है, खासकर इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा। इसको आपको याद रखना, बहुत बार बार पूछता है ये। दोस्तों आज का ये अंतिम क्वेश्चन आ गया है और अंतिम क्वेश्चन के साथ साथ आपके 25 में 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों भर्तियों संबंधित हर तरह की जानकारी और सुबह ये 7 बजे क्लास होती है, तो क्लास को डेली ज़रूर अटेंड करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक और शेयर करते रहें। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक जो होता है उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इसके लिए देखिए एक समिति बनाई गई है IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या कमीशन कह सकते हैं, का मुख्यालय जो है ना ये स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में स्थित है। ठीक है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है, या तो यहाँ पर खासकर सिर्फ स्विट्जरलैंड भी दे देता तो भी सही हो जाता। ठीक है, इस समिति की स्थापना जो हुई थी ना ये 1894 में हुई थी। ठीक, IOC की यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सखोन नामक स्थान पर हुई थी और ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों को संचालित करती है। इस समिति में एक कार्यकारिणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष, 7 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए? 7 3 10 और 1 11। ये संख्या ओलंपिक खेलों के स्थान, नियम और संचालन का निर्धारण करती है। टोटल 11 सदस्य होते हैं इसमें। ठीक है, IOC में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल और सुबह 8 बजे आपकी हिंदी अभी होने वाली है। वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।